साथियों नमस्कार। साथियों अपने जो भारतीय भूगोल की क्लासें चल रही थी उन भारतीय भूगोल की क्लासों में हम पहुंच चुके थे भारत के अपवाद तक। और पिछली क्लास के अंदर और उससे पिछली क्लासों के जो आपका मुझे प्यार और स्नेह मिल रहा है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपका प्यार है वही मेरी ऊर्जा को 4 गुना बढ़ाते रहेगा। जिस प्रकार से आप प्यार दे रहे हो इस प्यार को आप निरंतर जारी रखें। आज हम अगली क्लास को लेके आए हैं, क्या उसी भारतीय अपवाद तंत्र हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? भारत का अपवाद तंत्र, या फिर इसे कह सकते हो भारत की नदियां। ये टॉपिक अपने चल रहा था। इस टॉपिक के अंदर हम पहुंच चुके थे कि भारत की नदियों के अंदर कि भारत की नदियों को उद्गम स्थल के आधार पर या फिर समाप्ति स्थल के आधार पर इस प्रकार से या फिर खाड़ी के आधार पर हम नदियों को अलग अलग भागों में कितने भागों में डिवाइड कर चुके थे। ये बातें हम जो अपने कल वाली क्लास थी उसके अंदर पूर्ण रूप से कर चुके हैं। आज जो अपनी बातें रहेंगी वो क्या रहेगी इसके बाद में आज पढ़ेंगे, किसी न किसी एक नदी को उठाकर पढ़ेंगे कि उस नदी से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले बातें करते हैं कि जो भारत की नदियां हैं, क्या भारत की नदियों को क्या समाप्ति स्थल के आधार पर, क्या लिखा मैंने? भारत की नदियों को समाप्ति स्थल के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया था या विभाजित किया गया। किया कौन कौन सी? एक तो मैंने क्या पढ़ा था? बंगाल की खाड़ी, और दूसरा पढ़ा था मैंने क्या? अरब सागर। ये बात हम अपनी पिछली वाली क्लास में कर चुके हैं कि समाप्ति स्थल के आधार पर भारत की नदियों कितने भागों में 2 भागों में डिवाइड किया था। एक बंगाल की खाड़ी की नदियां और एक कौन सी? अरब सागर की नदियां। जो भारत की टोटल नदियां हैं उनके अंदर यह भारत का संपूर्ण अपवाद तंत्र है। उस संपूर्ण अपवाद तंत्र के अंदर से देखा जाए तो कितने 77% अपवाद तंत्र कौन सा रहता है? पूरे 100% के अंदर से देखें तो 77% नदियां कौन सी खाड़ी में अपना जल गिराती है? बंगाल की खाड़ी में। और पीछे बचा कितना? 23% जो अपवाद तंत्र रहता है वो कौन सा रहता है? अरब सागरीय अपवाद तंत्र का रहता है। कहने का अर्थ क्या रहता है कि 23% नदियां अपना जल कहां पर गिराती है? अरब सागर के अंदर, और 77% कहां गिराती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। आज हम जो इसके बाद में अगली बात अपने शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे किसकी? वो करेंगे एक नदी को लेकर। आज हम सबसे पहले नदियों की क्लास के अंदर एक इंपोर्टेंट नदी, जिस नदी से सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं उसी नदी की हम चर्चा करेंगे। सर नदी का नाम क्या है? नदी का नाम है, बताओ, नदी का नाम है गंगा। गंगा एक सरल नदी भी है पढ़ने के रूप में, गंगा एक सबसे कठिन नदी भी है। जब तक आपको नदियां पढ़ने का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे ऑफलाइन क्लासों के अंदर भी कहते थे कि गुरुजी और लगभग सारा याद हो जाता है, लगभग सारा समझ में भी आ जाता है, लेकिन वो नदियां और टॉपिक है वो बड़ो औखो है, समझने में कौन समझ याद कौन रहे। याद अगर रहे तो 2, 3, 4, 5 घंटा, इसके बाद में वो पूरा डिलीट हो जाता है। करें तो करें क्या? तो देखो आज के बाद में आपको नदियों के अंदर से न तो कोई क्वेश्चन गलत होगा, न आज के बाद में कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि गुरुजी हमें नदियां समझ में नहीं आती। सबसे पहले कि जब तक हमें नदियां समझ नहीं, जब तक कोई टॉपिक समझ नहीं आता तब तक हम क्या उसे पढ़ने का तरीका नहीं समझते कि हम पढ़े तो पढ़े कैसे। देखो आप किसी भी नदी को कैसे पढ़ना है, सबसे पहले देखना नदी के अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ने का तो तरीका समझना है। क्या आप किसी भी नदी को पढ़ो तो क्रम से पढ़ोगे। पहले क्या? सबसे पहले तो पढ़ोगे उसके क्या? उद्गम की चर्चा, कि ये नदी कौन से राज्य से, कौन से देश से, कौन से पर्वत से, कौन से पर्वतमाला से, कौन से चोटी से, या फिर कौन से ग्लेशियर से, या फिर कौन सी झील से। ये क्या रहेंगे इसके उद्गम स्तर। ज्यादा डीपली पूछे जाए इस तक पूछ सकते हैं, बाकी प्राय कर देश राज्य पर पर्वतमाला से ही पूछा जाता है। उद्गम के बाद में दूसरा जो क्रम रहता है वो क्या रहता है? उद्गम के बाद में हमें नदियों का जो क्रम पढ़ना है वो रहता है क्या? विस्तार। विस्तार का अर्थ हो गया नदी का फैलाव, कि नदी अगर 2 देशों में बहती है इसका मतलब नदी का विश्व के स्तर पर फैलाव कितने देशों में? अगर
किसी एक देश के अंदर बहती है, इसका मतलब उस देश के आधार पर नदी का क्या कितने राज्यों में फैलावा है। अगर हम किसी राज्य की चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब उस राज्य के अंदर कितने जिलों में उस नदी का विस्तार है। ये क्या रहता है, इसका विस्तार है। विस्तार के बाद में अगर हम तीसरा क्रम पढ़ते हैं तो तीसरा क्रम आता है नदी के उपनाम। क्या किस किस स्थान पर इस नदी को किस किस नामों से जाना जाता है, क्योंकि हर जगह पर नदी के ऐसा नहीं कि अपने गंगा नदी है तो गंगा नदी को पूर्ण भारत के अंदर गंगा नदी के नाम से ही जाना जाता है, नहीं। अब जिन राज्यों के या फिर अलग अलग स्थान जाओगे तो इस गंगा नदी के भी आपको अलग अलग नाम मिलेंगे। ब्रह्मपुत्र के अलग मिलेंगे, यमुना के अलग मिलेंगे, आपको सिंधु के अलग मिलेंगे, गोदावरी के अलग मिलेंगे, कृष्णा, कावेरी, सब नदियों की क्या दो तीन उपनाम होते हैं। उपनाम के बाद में 4 नंबर पे जो क्रम रहता है वो क्या रहता है, 4 नंबर पे क्रम आता है वो आता है योजनाओं के लेकर या परियोजना कह सकते हैं। परियोजना से सर्वाधिक क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। परियोजना के बाद में अगर मैं 5 नंबर पे बात करूं तो वो रहती है क्या, सहायक नदियों को लेकर। किसको लेकर, सहायक नदियों से लेकर क्वेश्चन पढ़ते हैं। और लास्ट जो 6 नंबर पे जो आपका क्रम रहता है वो रहता है क्या, कि इस नदी से विश्व के स्तर पर, इस नदी से भारत के स्तर पर या फिर इस नदी से किसी स्टेट के स्तर पर कोई विशेषता है क्या इस नदी की। कहने का ये विशेषता सर्वाधिक इंपॉर्टेंट रहती है। वैसे तो सारी बातें ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ने का तरीका आपका यह होना चाहिए कि नदी की सबसे पहले क्या पढ़ो, उद्गम। नोट्स बनाया करो। आज मैं आपको जिस प्रकार से पढ़ाऊंगा इस प्रकार से आप नदियों की क्या नोट्स बनाना। मैं कहता हूं ता जिंदगी किसी भी कंपटीशन के अंदर नदियों के अंदर से कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो मुझे बताना, क्योंकि होंगे नहीं आप, हाँ ठीक है आज तक हुए, उसके अंदर आपका पढ़ने का थोड़ा सा तरीका गलत होगा, या फिर आप नदी को पढ़ा है, आपने पढ़ी कुछ और है और क्वेश्चन कहीं से और आता होगा। बस क्वेश्चन इतने इन 6 बातों से बनेंगे, या तो कहां से बनेंगे, उद्गम से, या फिर विस्तार से, या फिर उपनाम से, या फिर परियोजनाओं से, या फिर सहायक से, या फिर विशेष। इन 6 के अलावा कोई क्वेश्चन बनने की नेक्स्ट कोई संभावना ही नहीं रहती। देखो आज हम जो गंगा नदी पढ़ रहे हैं इस गंगा नदी की चर्चा करते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, इस गंगा नदी का थोड़ा सा भौगोलिक मानचित्र बना लेता हूं कि गंगा नदी कहां से कैसे कैसे निकलती है। देखो छोटा सा पहले मैं क्या करता हूं, भारत का मानचित्र बना लेता हूं ताकि भारत के मानचित्र के माध्यम से समझने के लिए थोड़ी आसानी होगी। ज्यादा कुछ नहीं, छोटा सा मानचित्र बना लेते हैं, बाकी कुछ नहीं, तो अपना कितनी दूर समझना, बाकी गंगा नदी की कोई मतलब ही नहीं रहता। बस इतना छोटा ये रहता है भारत का मानचित्र। इस भारत के मानचित्र में बात करूं तो यहां से निकलती है आपकी गंगा नदी। देखो कैसे और एक कैसे, ये 2 धाराएं निकलती हैं। थोड़ा इसकी और एक डायग्राम साफ में बनाता ताकि थोड़ा सा और समझ में आ जाए। ये देखो ठीक है, इस भारतीय मानचित्र के अंदर आप देखोगे तो आपको जो गंगा नदी का मैंने एक छोटा सा रेखा चित्र बनाया है, यहां पर देखोगे ये रहती है पर्वतमाला। सबसे पहले हम पता करते हैं कि ये गंगा नदी कहां से निकलती है, कहने का सबसे पहले हम चर्चा करते हैं गंगा नदी के उद्गम को लेकर। किसके लेकर, उद्गम को लेकर, कि गंगा नदी का उद्गम कहां से होता है। अगर गंगा नदी के उद्गम अपने भारत के अंदर पड़ रहे हैं, इसका मतलब वो तो भारत के अंदर से ही रही है। भारत के अंदर कौन से राज्य के अंदर हो रही है, तो राज्य के संदर्भ में अगर इसकी बात की जाए तो राज्य रहता है आपका यूके, कहने का उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य का एक जिला है, जिले का नाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी जिले, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में कौन से हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत का एक छोटा सा ग्लेशियर है, जिसे हम क्या कहते हैं,
गंगोत्री ग्लेशियर। कहने का कहां से? उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के हिमालय पर्वत में गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होता है? इस नदी का उद्गम होता है। कहने का बहुत जगह हम ये पढ़ते हैं सर कि गौमुख, बहुत जगह पढ़ते हैं कि हम क्या गंगा नदी का देवप्रयाग या फिर अलग अलग स्थान आपको पढ़े होंगे, लेकिन गंगा नदी का उद्गम होता है वो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के हिमालय पर्वत के गंगोत्री ग्लेशियर से इसका क्या होता है? उद्गम होता है। कहने के इसका प्रारंभ होता है, वहां से इसका क्या होता है? जन्म होता है। ये आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद में अगर चर्चा करें, उद्गम के बाद में चर्चा रहती है किसकी? विस्तार की। कहने का अर्थ क्या गुरुजी? ये नदी कहां कहां पर फैली हुई है? अगर इसके विस्तार की बात की जाए, कहां पर? विश्व के स्तर पर बात की जाए तो विश्व के स्तर पर यह फैली है 2 देशों में। कौन कौन सा? पहला तो अपना ही देश है, देश का नाम है भारत, प्लस दूसरा देश है, दूसरे देश का नाम क्या है? बांग्लादेश। कौन सा? भारत और ऐसी कोई नदी जो एक से अधिक देशों में अगर फैली हुई उसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय नदी कहते हैं। इसका मतलब गंगा भी क्या होगी? एक अंतरराष्ट्रीय नदी होगी, क्योंकि ये कितने देशों के लिए? 2 देशों, भारत प्लस बांग्लादेश। सर्वाधिक किसके अंदर विस्तार रहता है? तो सर्वाधिक रहता है किसके अंदर? भारत के अंदर विस्तार। और न्यूनतम कहां पर फैली हुई है? न्यूनतम फैली हुई इस बांग्लादेश में। विश्व के स्तर पर इसके विस्तार में कहने का लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई रहती है कितनी? 2525 किलोमीटर। इसका टोटल विस्तार कितना? गंगा नदी का 2525 किलोमीटर। इसके अंदर से अगर भारत के विस्तार की बात की जाए तो भारत के अंदर कितना? 2076 किलोमीटर तो कहां फैली हुई है? भारत के अंदर फैली हुई है। बाकी सारी कहां फैली हुई है? बांग्लादेश के अंदर फैली हुई है। इसका मतलब सर्वाधिक विस्तार इसका कहां है? भारत के अंदर रहता है। इसके बाद में अगर मैं विस्तार की बात करूं केवल और केवल किसके अंदर? भारत के अंदर अगर विस्तार की बात की जाए तो भारत के अंदर कौन कौन से राज्य में फैली हुई है? सबसे पहले तो आपका आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में बात करता हूं उत्तराखंड का पड़ोसी जिसमें योगी जी रहते हैं, कहने का उत्तर प्रदेश, यूपी। यूपी के बाद में आता है लालू जी, कहने का क्या? बिहार। बिहार के बाद में आगे जो राज्य आता है, राज्य का नाम क्या है? झारखंड। क्या नाम आता है? झारखंड। और झारखंड के बाद में अगला जो राज्य आता है, राज्य का नाम क्या है? पश्चिमी बंगाल। इन 5 राज्यों के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों में क्या रहता है? गंगा नदी का फैलाव रहता है। सर्वाधिक अगर बात की जाए, सर्वाधिक फैली हुई कहां है? पश्चिम बंगाल के अंदर। सर्वाधिक इस नदी का भारत में कौन से राज्य में विस्तार रहता है? पश्चिम बंगाल में। और न्यूनतम इसका विस्तार कहां रहता है? उत्तर प्रदेश में। क्या रहता है? न्यूनतम। टोटल कितना है? हम कह सकते हैं 2076 किलोमीटर भारत के अंदर इन राज्यों में क्या रहता है? इसका फैलाव रहता है। अगर बात की जाए इसके बाद में कहा तो ये आपका उत्तराखंड है, यूके है। कर्म से यूके के बाद में क्या आ गया? यूपी। यूपी के बाद में क्या आ गया? बिहार। बिहार के बाद में झारखंड। और झारखंड के बाद लास्ट में क्या आ गया? पश्चिम बंगाल। आप ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या कि उत्तर से दक्षिण की ओर नदी का भारतीय राज्यों में विस्तार का सही क्रम बताइए। तो सही क्रम कौन सा? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अगर इसका पूर्व से किस तरफ दक्षिण से किस तरफ उत्तर की ओर पूछे तो क्रम क्या बताओगे? पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। ये रहता है इसका विस्तार भारतीय राज्यों के स्तर पर। इसके बाद में बात की जाए तो इस नदी का, इन नदी के भारतीय के अंदर या फिर अन्य बांग्लादेश के कोई अन्य नामों से जाना जाता है या फिर इसकी कोई उपनाम है क्या? देखो बात करते हैं इसके बाद में उपनामों की। तो देखो गंगा नदी के अगर उपनामों की बात की जाए तो क्या रहती है? उपनाम। कहने का अर्थ कहां से? हम बात करते हैं कहने का अर्थ कहां से? उद्गम स्थान। गंगा नदी को उद्गम स्थान पर गंगा नदी न कहकर इसको किस नाम से जाना जाता है? इस नदी को जाना जाता है उद्गम स्थान पर जाह्नवी नदी के नाम से। किस नदी के नाम से? गंगा नदी को उद्गम स्थान कहने का कहां पर? गंगोत्री ग्लेशियर जैसे उद्गम होती है वहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है? जाह्नवी नदी के नाम से। और ये कहां से? आप कह सकते हो गंगोत्री से। गंगोत्री से एक आगे स्थान रहता है, इसका नाम है गोमुख।
इस गंगोत्री से गोमुख तक इसको किस नाम से जाना जाता है? जाह्नवी। आप कह सकते हो राज्य कौन सा है? उत्तराखंड। ठीक है, इसके बाद में दूसरा आता है कौन से? गोमुख। गोमुख से लेकर आगे एक बांध बनाया, बांध का नाम है टिहरी बांध। कौन सा? टिहरी बांध। कहां से? गोमुख से लेकर टिहरी बांध तक इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? कहते हैं भागीरथी। कौन से? गोमुख से लेकर टिहरी बांध तक इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी। और टिहरी बांध, टिहरी बांध से लेकर आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश की सीमा पर एक स्थान है जिसका नाम है देवप्रयाग। कौन सा? देवप्रयाग। कहां से? टिहरी बांध से देवप्रयाग तक इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो आप कह सकते हो भागीरथी के नाम से ही जाना जाता है। टिहरी बांध से आगे तक, यहां तक तो क्या था? गोमुख तक क्या था? जाह्नवी, उसके बाद भागीरथी, और देवप्रयाग के बाद में ये तो कहां तक रह गया? टिहरी बांध से भागीरथी। लेकिन भागीरथी टिहरी बांध से लेकर देवप्रयाग तक इसको क्या कहेंगे? भागीरथी कहेंगे। लेकिन देवप्रयाग के बाद में, देवप्रयाग से लेकर आप कह सकते हो किस स्थान पर? फरक्का। एक फरक्का बांध आता है। फरक्का बांध कहां आता है? पश्चिम बंगाल। यहां तक इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? यहां तक इस नदी को जाना जाता है गंगा नदी के नाम से। कहां से? गंगा नदी के नाम से। और इस फरक्का रहता है यहां पर, ये फरक्का बांध है। इस फरक्का बांध से लेकर हम कह सकते हैं इस नदी को बंगाल की खाड़ी, यहां तक। कहां तक? फरक्का बांध से लेकर बंगाल की खाड़ी तक। बंगाल की खाड़ी तक। फरक्का बांध से बंगाल की खाड़ी तक इस नदी को क्या कहते हैं? हुगली। किस नाम से जाना जाता है? हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर बहती है। लेकिन इसी की एक दूसरी शाखा कहां चलेगी? बांग्लादेश में। तो आप कह सकते हो फरक्का से बांग्लादेश। कहां? फरक्का से बांग्लादेश। फरक्का से बांग्लादेश के अंदर इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो हम कहते हैं जमुना के नाम से जाना। किस नाम से? जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से? जमुना के नाम से। और गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में क्या है? गंगा प्लस हुगली दोनों नाम से जाना जाता है। ये सारे क्या रहते हैं? गंगा नदी के उपनाम रहते हैं। कहने का उद्गम स्थान पर गंगा नदी को जाह्नवी। जाह्नवी कहां से? गंगोत्री से लेकर गोमुख तक। गोमुख के बाद में टिहरी बांध। गोमुख से लेकर यहीं पर गोमुख से लेकर आप कह सकते हो कहां तक? देवप्रयाग तक इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? भागीरथी के नाम से। और भागीरथी देवप्रयाग से लेकर कहां? फरक्का बांध तक इस नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी। और फरक्का बांध से बंगाल की खाड़ी तक इसको क्या कहते हैं? हुगली। और इधर जो बांग्लादेश में दूसरी शाखा रहती है उसे क्या कहते हैं? जमुना के नाम से जाना जाता है। ये रहता है इस नदी के क्या है? अन्य उपनामों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में बात करते हैं क्या इस नदी पर कोई परियोजनाएं लागू की गई है क्या? तो देखो इसका जो मैप है, ये रेखा चित्र है। ये रेखा चित्र एक बार रखते हैं क्योंकि हमें इस रेखा चित्र की आवश्यकता भी पड़ेगी। यहां पर बनाया गया आपका क्या? एक बांध। सबसे पहले बता देता हूं, यह है आपका उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य के अंदर यहां पर स्थान पड़ता है, स्थान का नाम है गोमुख, सॉरी टिहरी बांध। टिहरी बांध बनाया गया। और इधर से एक नदी आती है, नदी का नाम है भिलांगना। जहां पर भिलांगना प्लस भागीरथी दोनों का क्या होता है? संगम होता है। कहने का भिलांगना और भागीरथी दोनों का संगम होता है। उस स्थान पर इस नदी पर क्या बनाया गया? एक बांध बनाया गया उत्तराखंड राज्य के अंदर। उत्तराखंड राज्य के अंदर एक जिला है, जिले का नाम है टिहरी जिला। कौन सा? टिहरी जिला। इस टिहरी जिले के अंदर कहते हैं कि भिलांगना प्लस भागीरथी दोनों के संगम पर एक बांध बनाया गया। बांध का नाम भी क्या दे दिया गया? टिहरी बांध दे दिया गया। यह बांध जिस दिन बना था उस दिन भी कहते हैं चर्चा में रहा था, और आज से कहते हैं 4-5 साल वर्ष पहले भी क्या है? ये बांध चर्चा में रहा था। 2000 कह सकते हो आप, 13, 14, 15 के अंदर भी ये चर्चा में रहा था। जिस दिन बांध बना था उसमें कहते हैं व्यक्ति था, व्यक्ति का नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। उस व्यक्ति ने कहते हैं जो बांध बनाए थे, जो कंपनी के लोग थे, इन लोगों ने कहा कि यार आप हमें मारने पर क्यों लगे हो? हमने आपका क्या बुरा किया?
तो उन लोगों ने जो इंजीनियर वगैरह थे उन्होंने क्या भाई हम आपको क्यों मार रहे हैं, हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, हमारा काम है बांध बनाना, बांध बनाने से आप कैसे मर रहे हो। बोला आपको स्पष्ट पता है कि ये उत्तराखंड वाला जो इलाका जहां पर आप बांध बना रहे हो यहाँ पर भूकंप का केंद्र रहता है, यहाँ पर हमेशा भूकंप के झटके सर्वाधिक देखे जाते हैं, और आप बांध बना रहे हो भूकंप के झटके आएंगे, इसका बांध टूटेगा, बांध टूटते नदी का पानी पहले से इकट्ठा हुआ होगा यहाँ पर, और फिर बांध टूटने के बाद पानी क्या है आसपास के गांव में फैल जाएगा, फैलने से गांव में तबाही मच जाएगी, गांव में लोग मरेंगे नहीं तो फिर क्या होगा। तब इन जो बांध बना रहे थे इंजीनियर वगैरह इन्होंने कहा कि हमने बांध बनाने से पहले इस हिमालय की चट्टानों की पूरा रिसर्च किया, हमने चट्टानों की पहले खोज की, और उनकी खोज के चट्टानों की रिसर्च के बाद में हमने बांध बना रहे हैं, और बांध भी इस प्रकार से बना रहे हैं कि जब तक कहां यहां तक 7.5 तीव्रता तक का भूकंप आएगा तब तक तो ये बांध टूटेगा नहीं। कितनी? जब तक 7.5 तीव्रता का भूकंप आएगा तब तक तो ये बांध टूटेगा नहीं, लेकिन इससे ऊपर अगर भूकंप आएगा ये बांध क्या दुनिया में कोई बचेगा नहीं। तब जाकर उस सुंदरलाल बहुगुणा कहते हैं अपना आंदोलन वगैरह वो यहां पर शांत किया था, मुक्त किया था। इसके बाद में आज से कहते हैं 5-7 वर्ष पहले आपने नाम सुना होगा कौन सा? केदारनाथ। वो केदारनाथ इस बिलांगना नदी के कहते हैं उद्गम स्थान पर यहीं पर पड़ता है, और उस केदारनाथ में आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी त्रासदी आई थी, बादल फटा था, बाढ़ की स्थिति आई थी, और उस केदारनाथ से कहते हैं पूरा पानी इस बिलांगना नदी के अंदर से होते हुए कहा इस टिहरी बांध तक आ गया था। अगर उस दिन ये टिहरी बांध नहीं होता तो वो पानी कहते हैं पूरा आगे कहां भारत की राजधानी दिल्ली तक आ जाता। कहां तक आया था? कहते हैं उस दिन दिल्ली भी पानी में डूब जाती अगर ये टिहरी बांध नहीं होता तो। इस वजह से जिस दिन बना था उस दिन भी चर्चा में रहा, रात से 2-3 वर्ष पहले 4-5 वर्ष पहले भी क्या आया था? चर्चा में रहा था। तो और ये टिहरी बांध भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर बना हुआ बांध है। ऊंचा नहीं है, ऊंचा तो कौन सा है? ऊंचा कौन सा है? ऊंचा तो अपने सतलज नदी वाला है वो है, लेकिन ये बांध है ये क्या है? भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर बना हुआ बांध है। इसके बाद में चर्चा करते हैं कहां? अपने उत्तराखंड के अंदर एक बांध बनाया गया। क्या बनाया गया? उत्तराखंड के अंदर बांध बनाया गया। बांध का नाम क्या है? बांध का नाम है भीमगोड़ा बांध। क्या नाम पड़ गया? भीमगोड़ा बांध, जो भारत का तीसरा सबसे लंबा बांध है। क्या है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा कह सकते हो, लंबा बांध कह सकते हो। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अंदर कह सकते हो आप कौन सा? हरिद्वार के पास बांध बनाया गया। बांध का नाम क्या है? भीमगोड़ा। और तीसरा जो बांध बनाया गया है वो बांध बनाया गया कहां पर? ये बांध बनाया गया आपका पश्चिम बंगाल के अंदर। बांध का नाम क्या है? फरक्का बांध। कहने का इस नदी पर मुख्यतः कितने बांध बनाए गए? 3 बांध। तीनों बांधों की अलग अलग विशेषता रहती है। पहला बांध टिहरी की मैंने विशेषता दी, दूसरा भीमगोड़ा इसकी मैंने विशेषता बता दी, भारत का तीसरा सबसे बड़ा बांध है। लेकिन फरक्का बांध है, इस बांध की क्या विशेषता है? बात है 12 दिसंबर 1996 को कहते हैं इस बांध का बनाने का भारतीय लोगों या भारतीय सरकार का उद्देश्य था कि बांग्लादेश में जाने वाले गंगा के पानी को क्या करना? रोकना, और रोककर पश्चिम बंगाल के अंदर जो चावल वगैरह की खेती होती है इसके अंदर सर्वाधिक पानी से क्या की जाए? सिंचाई की जाए। तब कहते हैं कि बांग्लादेश के सरकार ने, बांग्लादेश के लोगों ने सबसे बड़ा क्या आंदोलन शुरू कर दिया था कि भारतीय लोग है वो गंगा नदी के पानी को रोककर हमारे सामने सबसे बड़े पानी की क्या दिखाया? महसूस करवा रहे, कमी महसूस करवा रहे। तब इससे स्तर पर इसकी मांग उठी और भारत को मजबूर न होकर बांग्लादेश को क्या देना पड़ा? पानी देना पड़ा। कहने का अर्थ क्या है कि 12 दिसंबर सन 1996 को भारत और बांग्लादेश के मध्य एक जल समझौता हुआ। क्या हुआ? एक जल समझौता हुआ। वो जल समझौता कौन सा था? ये जल समझौता था गंगा जल समझौता। ये गंगा जल समझौता कहते हैं कितने वर्ष के लिए हुआ था? 30 वर्ष के लिए हुआ था। 30 वर्ष के लिए एक बात शर्त रखी गई कि आज के बाद में कितने 10 दिन पानी गंगा के पानी का उपयोग कौन लेगा? भारत। और 10 दिन गंगा के पानी का उपयोग कौन लेगा? बांग्लादेश। कहने का दोनों देशों के मध्य 10-10 दिन के लिए पानी का क्या कर दिया गया? बंटवारा कर दिया गया। कब तक कर दिया गया? 30 वर्ष के लिए कर दिया। तो 96 से आप 30 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे? लगभग 2026 तक ये समझौता रखा गया। जो कब रखा गया था? 12 दिसंबर 1996 भारत और बांग्लादेश के मध्य क्या गंगा जल समझौता हुआ था जो 12 दिसंबर 1996 को। वो किस बांध को लेकर हुआ था? फरक्का बांध को लेकर हुआ। पहली योजना तो 3 बता दी। 3 बांध बना के
पहला उत्तराखंड के टी है ये भीमगढ़ा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के, सॉरी अपने हरिद्वार के अंदर